नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंथौल। और बात देवभूमि की, चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला है और ट्रक ने इस दौरान 6 गाड़ियों को जोरदार टक्कर भी मारी। इस हादसे में यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष की मौत हुई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। देहरादून से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला और इस तेज रफ्तार ट्रक ने 6 गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया है, जिसमें यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष की भी मौत हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार की मौत इस हादसे में हुई है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हुई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी घटना पर दुख जताया है। घटनास्थल की तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं, जहां किस तरीके से कई वाहन तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आए और उसके बाद क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें से एक यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार भी हैं, जिनकी इस हादसे में मौत हो गई। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। तो ऋषिकेश में ये तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान दे एवं शोक संतप्त परिजनों और समर्थकों को यह असीम कष्ट सहने की हिम्मत प्रदान करे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी के जीतने के बाद अब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं केदारनाथ सहित प्रदेश से जुड़े तमाम मुद्दों पर विधायक दुर्गेश्वर लाल से हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना है, आपको सुनवाते हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में अप्रत्याशित जीत के बाद हमारे साथ मौजूद है दुर्गेश्वर लाल, जो पुरोला से विधायक हैं। सबसे पहले मैं दुर्गेश्वर लाल के विषय में कुछ बताना चाहता हूं कि ये पहले विधायक हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र के कार्यों पर एक पुस्तिका भी लिखी और इस पुस्तिका की काफी सराहना की गई। अपने क्षेत्र के पहले विधायक हैं। तो सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे केदारनाथ पर है। केदारनाथ में चूंकि आप भी पहाड़ी क्षेत्र से ही आते हैं, आप जहाँ से विधायक है वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, किस प्रकार से आपको लगता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जीतना कितना मुश्किल है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और पूरे उत्तराखंड वासियों का प्रणाम करता हूं। और ख़ास करके आज जो विशेष दिन है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि हमने बाबा केदार ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और वहाँ के तमाम जनमानस को मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जो है अप्रत्याशित मतों से जिता के भेजा। और ये जीत जो है सिर्फ ओनली जो है हमारे कैंडिडेट की नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं हो, वो वहाँ के केदारनाथ के तमाम उन माताओं, बहनों, बुजुर्गों और उन अंतिम छोर पे बैठे गरीब व्यक्तियों की जो जीत है। क्योंकि मैं केदारनाथ में मैं खुद चुनाव प्रचार में था और मैं अपनी विधानसभा से अगर रिलेट करूँ तो केदारनाथ भी एक सीमांतवर्ती क्षेत्र है और पर्वतीय क्षेत्र है, बड़ी विषम परिस्थितियों से भरा पड़ा है। लेकिन केदारनाथ के सम्मानित जनमानस ने जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। मुझे लगता है कि आने वाला जो समय है वो केदारनाथ की जो भी जो समस्याएं हैं उन तमाम चीज़ों को जाके हमारी जो वहाँ से विधायक बनी श्रीमती आशा नौटियाल जी, उनको मैं सबसे पहले बधाई भी देना चाहता हूँ। और उनके पास जो उनके कंधों पे जो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है, क्योंकि तमाम लोग यहाँ के पूरे प्रदेश के जो है जनप्रतिनिधि लोग वहाँ जा रखे थे और लोगों की जन समस्याएं सुनी। तो डेफिनेटली है कि आने वाले समय में वहाँ का जो विकास है वो और एक और तेजी गति से होगा। आप चुनाव प्रचार में भी वहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के द्वारा विभिन्न मुद्दों को उठाया गया, जैसे शिलापट को लिखा गया, केदारनाथ में के मंदिर को बुराड़ी में स्थापित करने की बात रखी गई, सोने की बात रखी गई। तो जनता का इस पर कितना प्रभाव पड़ा था? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस के पास खोखले वादे थे, ब्लेम करने के लिए उससे अलावा उनके पास कुछ था नहीं। उसका जो परिणाम कांग्रेस को दे दिया है, कांग्रेस को उनके झूठ के पुलिंदों का जो पिटारा उन्होंने खोला था, उसका जो रिजल्ट आज मिल चुका है कांग्रेस वालों को। और मैं तो आज भी कहता हूं
कि कांग्रेस आज सबक ले लें इस चुनाव से कि जितना झूठ वो पूरे देश और प्रदेश में बोल रही है, वो चाहे आपके महाराष्ट्र की बात कहूँ, महाराष्ट्र में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों ने एक मनगढ़ंत बातें बनाई, अननेसेसरी हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम किया, तो उसका रिजल्ट जो है महाराष्ट्र की जनमानस ने भी दिया। एक तरफी एक जो वहाँ पे जो बैटिंग की है, और वो सब कोई व्यक्ति एक विशेष करके पार्टी विशेष की बात नहीं थी। वहाँ के जनमानस ने मुद्दों को समझा, उन्होंने देखा कि हमारी जो है जीत भलाई किसमें है, वही सिमिलर हमारे जो है केदारनाथ में हुआ। और केदारनाथ ने शिला की बात कहो, सोने की बात कहो, ये सब कुछ उनकी मनगढ़ंत बातें थी, ठीक है। तो उसका जो है परिणाम उनको आज मिल गया, और केदारनाथ के तमाम जनमानस ने जो है भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उत्तराखंड आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चौमुखी विकास कर रहा है, और आने वाले समय में आने वाले 10-15 सालों तक जो इसी तरीके से चलता रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आप एक सम्मानित विधायक के रूप में अपने क्षेत्र में जाने जाते हैं, काफी लोकप्रिय आप विधायक हैं। अभी तक आपने अपने क्षेत्र में किन किन कामों को किया और आगे भविष्य में क्या रूपरेखा आपकी रहेगी? देखिए, रही मेरी विधानसभा की बात, उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज हमारे लिए एक जश्न का दिवस है, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में हमारी जो है एक अप्रत्याशित जीत हुई है, और आपके बाबा केदार ने जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपना विश्वास दिया। और रही मेरी पुरोला विधानसभा की बात है, मेरी जो बेसिक जो नीड है एक इंसान की, उनके लिए स्वास्थ्य की सुविधा ठीक हो जाए, जल जीवन ठीक, उनके लिए पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए, लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाए, एजुकेशन की व्यवस्थाएं ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो जाए, ये तमाम चीजें मेरा एक प्रायोरिटी है। मैं चुनाव में जब कैंडिडेट था, जब मैंने चुनाव लड़ा, तब भी मैंने ये बात करी थी, और आज भी इसी बात पे मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है काफी हद तक हमने उस पर जो है काम कर चुका है। अभी जहाँ जहाँ कहीं लैक पॉइंट बचे हुए हैं, उस पर काम करेंगे, और आने वाले समय में अपनी विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाना है। एक अंतिम प्रश्न दुर्गेश्वर लाल जी आपसे कि आपका विधानसभा जो है वो सबसे कम ऐसा क्षेत्र है विधानसभा जो जहां पर पॉपुलेशन तो काफी अधिक है, लेकिन वहां से लोग काफी कम पलायन कर रहे हैं। आखिर क्या वजह रही? देखिए, मैं आपका सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात को मेरे से पूछा है, और आपने इसका मतलब, मुझे लगता है कि आपकी पत्रकारिता है एक ग्राउंड लेवल की है। मेरी जो विधानसभा, मेरे यहाँ प्लाइन जो जीरो के बराबर है। मेरे यहाँ प्लाइन नहीं है, रिवर्स प्लाइन है। वहाँ पे उसका प्राइम एग्जाम्पल मैं हूँ। मैं दिल्ली में रहता था, मेरे बच्चे दिल्ली में रहते थे, मैं वापस अपने घर आया हूँ, और मैं वहां से मैंने चुनाव लड़ा है। और ऐसे करके कितने ही लोग जो दिल्ली बॉम्बे बाहर रहते थे, वो वापस जो है पुरोला विधानसभा में हो, चाहे नौगांव में हो, पुरोला में हो, मोरी विकासखंड में हो, लोगों ने बगीचे लगाए हैं। हम बागवानी पे ज्यादा आत्मनिर्भर है। वहाँ पे बहुत सारे कैश क्रॉप्स होते हैं। टमाटर हमारे यहाँ होता है, लाल चावल हमारे यहाँ होता है, और मुझे लगता है आप उस देश के निवासी हैं। मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे यहाँ का जो लाल चावल है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आपके अमेरिका के राष्ट्रपति को जो है एक जो उपहार के रूप में दिया था। और आज हम अपने आप को जो है बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। उसको जीआई टैग भी मिला है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ बागवानी के क्षेत्र में आज हमारा पड़ोसी राज्य जो हिमाचल प्रदेश है, उसको हम टक्कर कर देते हैं। वो मेरी विधानसभा का जो सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि पूरे, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, पूरे उत्तराखंड में अगर जितना सेब होता है उतना सिर्फ मेरे यहाँ एक न्याय पंचायत में होता है। तो यही कारण है, हमारे लोग जो है वहाँ पे जीरो प्लाइन है। और लोग आना, मेरी विधानसभा में लोगों ने, कई सारे अधिकारी लोगों ने जो है वहाँ पे अपने बगीचे दे रखे हैं, कई तमाम चीजें। मुझे लगता है कि शायद अगर 2-4 चीजें ठीक हो जाए, तो शायद पूरे उत्तराखंड के लिए पुरोला विधानसभा एक आदर्श विधानसभा बनेगी। तो हमारे साथ थे दुर्गेश्वर लाल, जो पुरोला से विधायक हैं। इन्होंने केदारनाथ चुनाव पर स्पष्ट रूप से कहा कि भाजपा के कार्यों को देखकर ही केदारनाथ में जनता ने भाजपा को जिताया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में कांग्रेस की हार के बाद हरीश रावत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में कांग्रेस की हार केदारनाथ के मुद्दों की हार है। हमने मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा था, लेकिन हमारी हार हुई। इससे सबक लेते हुए हमें अब अपनी चुनावी रणनीति बदलने की जरूरत है। भू कानून, पलायन, बेरोजगारी, महिला सम्मान समेत ऐसे उत्तराखंड से जुड़े मुद्दों को उठाने का फिर क्या फायदा, जब इन मुद्दों के नाम पर मतदान ही नहीं हुआ। आ रहे हैं, हमें चिंता है हार के कारणों को लेकर के। और ये भाजपा नहीं जीती है,
बल्कि जो उत्तराखंड के सरोकार हैं वो हारे, जो सवाल थे केदार खंड के वो हारे। कांग्रेस तो उन्हीं सवालों पर चुनाव लड़ रही थी, और जिन सरोकारों की बात उत्तराखंड करता है उन्हीं सरोकारों का प्रतीक व्यक्ति जिसने भाजपा के बनाए हुए भू कानून, जिसने जमीनों की लूट प्रारंभ कर दी उत्तराखंड के अंदर, उसका सर्वप्रथम विरोध किया विधानमंडल में। हमने कांग्रेस ने उसको उम्मीदवार बनाया था। तो ये और केदारखंड ही इस बात को कह रहा था कि यात्रा गड़बड़ा दी, मंदिर को दिल्ली लेके जाने लगे, परंपराओं की रक्षा नहीं करते, तीर्थ पुरोहितों का सम्मान नहीं करते, आदि सब सवाल थे। वो सवाल मौजूद सवाल है। तो हम नहीं हारे हैं, वो सवाल हारे हैं, वो सरोकार हारा है। और मैं इस बात को लेकर के चिंतित हूं, और मैं उत्तराखंड से हरीश रावत व्यक्तिगत स्तर पर साफ साफ बातचीत करेगा कि क्या आपकी ये सरोकार है ईमानदारी से। नहीं तो हम भी अपने को बदलते हैं, हम राजनीतिक दल है, हम कोई दान खाते वाले पार्टी नहीं है, हम तो राजनीति करने के लिए चुनाव मैदान में है। तो जो चीजें तुमको पसंद आ रही है, जिस रास्ते पे तुम चलना चाहते हो, उसी हम भी अपना कोई रास्ता निकालेंगे। फिर इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए। यशराज, जिस तरीके से हमने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का बयान सुना, केदारनाथ में हुई हार के बाद उनका कहना है कि अब हमें अपनी चुनावी रणनीति बदलने की जरूरत है। आखिर किस परिप्रेक्ष्य में उनका ये बयान सामने आया है, जरा पूरी जानकारी दीजिएगा। कांग्रेस में एक मातम का माहौल कहा जाए, क्योंकि लगातार 2 उपचुनाव, बात करें बद्रीनाथ और मंगलौर की जीतने के बाद, कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त थी कि इस बार भी केदारनाथ के उपचुनाव को कांग्रेस जीत लेगी। लेकिन उनकी झोली से भाजपा ने केदारनाथ उपचुनाव को छीन लिया, जिससे भाजपा की जीत हुई। और जीत ऐसी वैसी नहीं, अप्रत्याशित मतों से 5500 से अधिक मतों से भाजपा के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। वहीं पर कांग्रेस ने इसको लेकर के अनेक बार भाजपा के क्रियाकलाप को लेकर के या भाजपा की रीति नीतियों को लेकर प्रश्न चिन्ह भी खड़ा किया था। लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने वहां पर बढ़त बना ली और भाजपा को विजयश्री हासिल हुई। वहीं यदि बात करें कि कई ऐसे मुद्दे थे जिसमें कांग्रेस भाजपा के ऊपर आरोप लगा रही थी, जिसमें से कि सबसे बड़ी बात है कि केदारनाथ में मंदिर जो दिल्ली में निर्माण हो रहा था, इस मुद्दे को लेकर दिल्ली बुराड़ी में। दूसरी बात बेरोजगारी, पलायन, 238 किलो सोने की मांग को सोने का पीतल में बदल जाना, इस तरीके के कई मांग को लेकर के। साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष करण मादा के द्वारा केदारनाथ पैदल यात्रा भी निकाली गई, जो एक बार आपदा के कारण रुक गई, लेकिन फिर दोबारा इसको शुरू किया गया। वहीं पर सारे कांग्रेस तमाम आश्वस्त थे कि इस बार केदारनाथ में कांग्रेस को जीत मिलेगी। हरीश रावत भी इसको देखते हुए लगातार प्रचार प्रसार में जुटे रहते थे। हरीश रावत भी लगभग 10 से 12 दिन के आसपास उन्होंने पहाड़ पर रह करके प्रचार प्रसार किया, जन सम्मेलन किया, लोगों के घर जाकर वो मिले और कांग्रेस के मनोज रावत को वोट देने की लगातार हरीश रावत के द्वारा अपील की जा रही थी। लेकिन इन सबको धता बताते हुए केदारनाथ की जनता ने भाजपा के प्रत्याशी आशा नौटियाल पर मुहर लगाते हुए उन्हें विजय घोषित किया। इसी पर आहत होते हुए हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ में इतने मुद्दे को साथ में कांग्रेस लेकर के आई, उत्तराखंड के लोग, खास करके केदारनाथ के लोग, उन मुद्दों को समझ नहीं पाई। उत्तराखंड के केदारनाथ के लोग इतने मुद्दों के साथ कांग्रेस के साथ खड़ी नहीं हुई, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के ही साथ खड़ा होना चाहिए। इससे उन्होंने कहा कि मुझे काफी आहत हुई है। लेकिन इस बार जो है, अब जो चुनाव होगा, चाहे वो निकाय चुनाव की बात करें या 27 की बात करें, तो उसमें कांग्रेस जो है अलग नीति और अलग रीति के साथ आएगी और साथ ही साथ वो जनता के उन मुद्दों को हमेशा से उठाते रहेगी जो केदारनाथ में मुद्दा है, जो उत्तराखंड का मुद्दा है। इसी पर हरीश रावत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वो बहुत खेद है, उन्हें बहुत दुख हुआ है वहां के परिणाम से, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जनता का जो फैसला है उसका वो स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल यशराज, लेकिन जिस तरीके से आपने भी जिक्र करा, इस साल 3 उपचुनाव हुए हैं प्रदेश में। मंगलौर सीट पर हुआ है, इसके अलावा बद्रीनाथ सीट पर हुआ, अब केदारनाथ सीट पर उपचुनाव था। इससे पहले 2 सीट पर
कांग्रेस को जीत मिली है, लेकिन अगर केदारनाथ सीट पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली तो फिर ये कैसे प्रदेश के सरोकारों की हार हो सकती है? क्योंकि किसी भी क्षेत्र में हम जाते हैं, अगर हम बात करें बद्रीनाथ की या मंगलौर की, वहां पर जब कांग्रेस ने अच्छे बहुमत के साथ जीत हासिल की, लेकिन केदारनाथ सीट एक ऐसी सीट थी जो पहले भी बीजेपी के ही खाते में थी। अब बीजेपी ने अपनी सीट पर वापस जगह बनाई है, तो ये प्रदेश के सरोकार से हटकर या प्रदेश के सरोकार की हार कैसे? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यदि देखा जाए तो इससे पहले भी जो बद्रीनाथ सीट थी तो वहां पर भी कांग्रेस का दबदबा कायम था। उससे पहले जो विधायक थे राजेंद्र भंडारी, वो भी कांग्रेस से ही थे जो भाजपा में वापस आ गए थे। वहीं मंगलौर सीट को यदि देखा जाए तो मंगलौर सीट सालों दर साल से लगातार कांग्रेस की ही झोली में जाते रहा है, भाजपा की झोली में मंगलौर सीट कभी नहीं गया है। इसी को देखते हुए यदि बात की जाए उसी तरीके से केदारनाथ सीट की, तो केदारनाथ सीट से आशा नौटियाल भी बीजेपी की विधायक आशा नौटियाल भी वहां से केदारनाथ से विधायक रह चुकी है। साथ ही साथ इससे पहले भी जो दिवंगत हो गई शैला रानी रावत, वो भी बीजेपी की ही विधायक थी। तो यदि देखा जाए तो बीजेपी का वहां पर केदारनाथ पारंपरिक सीट है और बद्रीनाथ में कांग्रेस का ही दबदबा था। तो ये जरूर कहीं ना कहीं ये कांग्रेस इसको ले रही है कि केदारनाथ में हार कांग्रेस की हार है, जबकि यदि देखा जाए तो केदारनाथ में शुरू से ही भाजपा का दबदबा कायम रहा था, जिस प्रकार से मंगलौर में कांग्रेस का दबदबा कायम रहता था। तो इसी को देखते हुए ये हरीश रावत और तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं कि केदारनाथ में जो हार हुई है वो कांग्रेस की हार नहीं है। ये भी उनका स्पष्ट कहना है। कांग्रेस का चूंकि वहां पर सीट ही नहीं रहा है, वो भाजपा का सीट था। इस प्रकार से तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टी एक दूसरे के ऊपर लगा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इसके अलावा हरीश रावत ने केदारनाथ में बीजेपी को मिली जीत के बाद बीजेपी पर भी तंज कसा है। दरअसल उन्होंने किसानों के मुद्दों को सरकार पर निशाना साधा और साथ ही उन्होंने फेसबुक पोस्ट कर ये भी लिखा कि सरकार भले ही केदारनाथ की जीत में मस्त हो, लेकिन किसान पस्त हो रहा है। किसानों को डीएपी की खाद नहीं मिल पा रही है। हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर, कोटद्वार तक और यहां तक कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी किसान डीएपी की मांग कर रहे हैं, उसको डीएपी की खाद नहीं मिल पा रही है। इसके अलावा केदारनाथ में हार के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, पूरे देश में अगर आप उपचुनाव का जो पैटर्न है वो देखेंगे, पश्चिम बंगाल में जो सत्ताधारी दल है उसमें सारी सीटें जीती। इसी प्रकार से कर्नाटका में कांग्रेस ने सारी सीटें जीती। इसी प्रकार से राजस्थान में कांग्रेस ने एक सीट जीती, बाकी सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। जो जहां सत्ताधारी दल है उसने वहां वो सीट जीती है। केदारनाथ की सीट निश्चित तौर पे हमें बहुत उम्मीद थी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था केदारनाथ में सोना चोरी से लेकर के, केदारनाथ की यात्रा में अव्यवस्थाओं से लेकर के, चार धाम की यात्रा में अव्यवस्थाएं, सारे मुद्दे थे। लेकिन पूरी सरकार, मुख्यमंत्री लगातार लगभग 1.5 महीने 2 महीने से, आज आपने समाचार पत्रों में आपने पढ़ाई है, 4 महीने से वो पालक बने हुए थे। पालक मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन वो केदारनाथ नहीं थे, केवल आपदा में नहीं थे, उसके अलावा वो लगातार केदारनाथ में थे। सारे 5 मंत्री उन्होंने वहां लगा रखे थे। वोट खरीदने से लेकर के, शराब बांटने से लेकर के, सारा नंगा नाच वहां पर हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग वहां पर हुआ। इतनी ताकत लगा करके वो चुनाव जीते हैं। हम बद्रीनाथ जीते थे 6,500 से, ये केदारनाथ जीते 5,000 से, और इस तरह से पूरा तमाशा किया हुआ है, पूरा शोर मचाया हुआ है, जैसे पता नहीं कितना बड़ा गया। नहीं, मुझे ये नहीं लगता कि भाजपा महिलाओं को झुकाव केदारनाथ में भाजपा की तरफ हो गया। देखो, भाजपा का कैडर वोट है जो उनको पड़ा है, लेकिन अगर आप बाकी वोटों को देखोगे तो जो महिलाओं को वोट है कांग्रेस पार्टी को भी पड़ा है, वो त्रिभुवन चौहान को पड़ा। तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि महिलाओं को वोट केदारनाथ में भाजपा को पड़ा है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग महिलाओं के वोट को, जो 2027 का चुनाव हमारा आने वाला चुनाव है, उसमें हमें महिलाओं के वोट पे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, उनको हमें अपने साथ लेके आना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है।
उत्तराखंड राज्य की साफ हवा और प्राकृतिक सुंदरता दिल्ली वासियों की सांसों को तरोताजा करने के लिए बेहतर विकल्प बन गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण का लोगों की सेहत पर गंभीर असर पड़ रहा है। पड़ोसी राज्य की साफ हवा और प्राकृतिक सुंदरता दिल्ली वासियों की सांसों को तरोताजा करने के लिए बेहतर विकल्प बन गई हैं। इसी वजह से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ दिनों से पर्यटकों की आमद बढ़ गई है। लोग रोमांचक जंगल सफारी और इलाके के शांत वातावरण का लुत्फ उठाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। क्या है, इस समय जो पर्यटन है हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने चरम सीमा पर है और दिल्ली में इस वक्त जो है बहुत पॉल्यूशन हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है। वहाँ स्कूलों में छुट्टियां भी पड़ी हुई है, तो जितने भी हमारे टूरिस्ट है दिल्ली के रहने वाले, हरियाणा के रहने वाले, पंजाब से रहने वाले, अपने बच्चों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, यहाँ परिवार के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूमने आ रहे हैं। लोग देवभूमि की प्राचीन जगहों, वन्य जीवन और खुली हवा में सांस लेकर खुश हैं। कुछ सैलानी प्राकृतिक नजारों का भी आनंद ले रहे हैं। आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और सफारी करने वाले हैं। यहाँ का वेदर बहुत प्लेजेंट है, एनवायरनमेंट बहुत इको फ्रेंडली है, इसीलिए हमें यहाँ रहना पसंद आ रहा है। यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। फॉर नाउ यहाँ पे नासिक में, दिल्ली में, मुंबई में बहुत पोल्यूशन हो गया है। यहाँ पे बिल्कुल वैसे नहीं है, मैदानी क्षेत्रों में जैसा है वैसा नहीं है बिल्कुल, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। इस वक्त दिल्ली में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, सांस लेने की बहुत दिक्कत हो रही है। इससे थोड़ा टाइम निकाल के हम इस जगह पे जिम कॉर्बेट में आए घूमने के लिए। थोड़ा सांस लेने में अच्छा लग रहा है और थोड़ा हेल्दी लग रहा है। यहाँ पे हम यहाँ घूमने आए हैं क्योंकि सब तरफ पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ अच्छा लग रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत नहीं है। बहुत हरा भरा जंगल वगैरह, सफारी वगैरह एकदम बढ़िया है, तो यहाँ थोड़ी मतलब एंजॉय करने आए परिवार के साथ। बढ़ते प्रदूषण के चलते लागू ग्रैब 4 की वजह से दिल्ली में BS3 और BS4 बसों पर रोक लगी है। इसी वजह से उत्तराखंड परिवहन निगम को यात्रियों के लिए वैकल्पिक बसों की व्यवस्था करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में जो है बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के कारण यात्री सभी पहाड़ों की तरफ जहाँ जो लोग रहते हैं वहाँ जा रहे हैं। काफी दिक्कत हो रही है प्रदूषण के खातिर, और बसें नहीं मिल पा रही हैं, उससे बहुत सारी दिक्कत हो रही है लोगों को। और देख रहे हैं आप यहाँ पे लोग कितने परेशान हैं बसों के चक्कर से। नवंबर महीने में दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन इससे उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को फायदा हो रहा है। चलिए उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।